गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनएसएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 में हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें स्टार्ट किया था 5वां चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन। उस दिन अम्ल और क्षार की दो संकल्पना आपको बताई थी, आर्नियस संकल्पना और ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। आज हम तीसरी संकल्पना का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस संकल्पना का नाम है लुईस संकल्पना। अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। ब्रांस्टेड-लोरी ने अम्ल और क्षार को प्रोटॉन के आधार पर डिफाइन किया था, लुईस ने इलेक्ट्रॉन के आधार पर डिफाइन किया। इस संकल्पना के बारे में यदि हम जाने तो ये संकल्पना क्या है। इस संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। यह है लुईस संकल्पना। इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर लेता है, अर्थात इनमें जो अष्टक होता है वो अपूर्ण होता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इनमें क्षमता पाई जाती है। तो साधारणतः जितने भी धनायन हैं या जिनका अष्टक अपूर्ण है वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। क्षार क्या होते हैं? क्षार वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग, अर्थात इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है, इलेक्ट्रॉन का आधिक्य रहता है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पाई जाती है। इनमें अधिकांशतः कौन आते हैं? ऋणायन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले तत्व या मूलक आते हैं। इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझें, जैसे BF3 और NH3। NH3 में हम जानते हैं नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन कितने नंबर पर रहता है? अवर स्टडी में 7 नंबर पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ इसका? 2 5। अब 5 में से 3 तो ये बंध बनाने में काम में आ गए इसके इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। तो जब इन दोनों के आपस में क्रिया करवाएंगे तो ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये किसको दे देगा? BF3 को दे देगा। BF3 को देने के बाद में इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी BF3 NH3। NH3 ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो इधर एरो दिखा देंगे। यहां पर ये तो काम करेगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? अम्ल। तो ये तो हो गया अम्ल। NH3 ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले क्या कहलाते हैं? क्षार। तो ये यहां पर क्षार है। ये लुईस संकल्पना है। दोबारा समझे, लुईस संकल्पना हमसे ये कहती है कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, ग्राही है, वो तो कहलाएंगे अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, देते हैं, वो कहलाते हैं क्षार। BF3 NH3 के रिएक्शन में NH3 के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। क्यों है? उसका रीजन बताया कि 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, नाइट्रोजन के पास ये 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? 3 से। 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सभी जानते हो आप। इस तरह से बंध बना लेगा। तो इस नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर काम आ गए, 1 2 3, शेष 2 बच रहे हैं।
इन्हीं को हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को वो किसको दे देता है, BF3 को। इसलिए BF3 इलेक्ट्रॉन ग्राही है तो ये अम्ल होगा, और NH3 इलेक्ट्रॉन दाता है तो ये क्षार होगा। ओके, अब नेक्स्ट लुईस अम्ल क्या है? लुईस अम्ल समस्त धनायन या वे तत्व जो जिनके अष्टक अपूर्ण हो वो कहलाते हैं लुईस अम्ल। समस्त धनायन, धनायन और ऋणायन की टेबल आपको बनवाई हुई है। धनायन वाली टेबल में जितने भी आयन हैं सभी लुईस अम्ल हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, BF3, AlCl3, ये सभी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं, इसलिए ये लुईस अम्ल कहलाते हैं। ओके, दूसरा है लुईस क्षार। समस्त ऋणायन या समस्त ऋणायन या वे पदार्थ जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है वो कहलाते हैं कौन, लुईस क्षार। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर जितने भी ऋणायन है कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे Cl-, SO4-2, PO4-3। इसके अलावा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले जैसे जल H2, यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं। NH3 अभी बताया था इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ऋणायन या जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है वो लुईस क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका लुईस क्षार होता है। अब जो अम्ल और क्षार है इनको यदि हम परिभाषित करें या इनमें अंतर स्पष्ट करें तो टोटल अंतर कितने हो गए, एक तो स्वाद के आधार पर, दूसरा लिटमस पेपर के आधार पर, लिटमस पेपर के आधार पर, तीसरा जो अपनी 3 संकल्पनाएं पढ़ी, आर्नियस, ब्रांस्टेड, लोरी और लुईस, इस आधार पर 5 अंतर इनके अंदर हुए। अम्ल, क्षार। पहला अंतर, ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे,
जब भी कोई चीज खट्टी लगे समझ जाना वो खट्टापन जो है इसके कारण है, अम्ल के कारण। ये तो आपकी छोटी क्लास की परिभाषा हो गई, छठी क्लास के लेवल की। क्षार ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा अंतर आर्नियस के अनुसार ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। आर्नियस को हमने डिटेल से पढ़ा कि ये जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन। और जो क्षार होते हैं ये जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो समझ जाना जो जल में H+ आयन देता है वो अम्ल, और जो OH नेगेटिव आयन देता है वो क्षार। तीसरा अंतर, ये प्रोटॉन दाता है रांस्टेड-लोरी संकल्पना के अनुसार, और क्षार ये प्रोटॉन ग्राही है, यानी कि ग्रहण करते हैं ये प्रोटॉन। चौथा अंतर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है। जस्ट उल्टा करना है, प्रोटॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन ग्राही, और इसमें ग्राही है तो क्या आ जाएगा, दाता। ये इलेक्ट्रॉन दाता है। ठीक है, ये तो तीन तो परिभाषा हुई संकल्पना के आधार पर, ये स्वाद के आधार पर। एक पांचवी डेफिनेशन जो जांच करते हैं हम लोग क्षार के लिटमस पेपर से, उसके आधार पर भी है। पांचवी डेफिनेशन, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यानी कि नीला लिटमस पेपर पर यदि आप अम्ल को स्पर्श कराओगे तो वो किस में बदल जाएगा, लाल रंग में बदल जाएगा। ये जांच भी है। और क्षार क्या करते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इस तरह से 5 अंतर अम्ल और क्षार में हमने लिखे। अम्ल स्वाद में खट्टे, क्षार स्वाद में कड़वे। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अम्ल प्रोटॉन दाता है, क्षार प्रोटॉन ग्राही है। अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्राही है, क्षार इलेक्ट्रॉन दाता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल, और क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये अम्ल और क्षार में अंतर हुई। अब हम आगे चलते हैं। प्रबल अम्ल, ये क्या होता है। अम्ल जो होते हैं वो तो 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो प्रबल, दूसरा दुर्बल। प्रबल अम्ल तो वो होते हैं जिनको यदि आप जल में घोलोगे तो वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, अर्थात आयनों में विभक्त हो जाते हैं। और दुर्बल अम्ल वो होते हैं जिनको यदि जल में आप घोलते हो तो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। उनका कुछ हिस्सा आयनों में बढ़ जाता है, कुछ हिस्सा योग्य रहता है।
तो इस आधार पर प्रबल अम्ल तो क्या हुए, जो जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं, पूर्ण आयनित। जलीय विलयन में पूर्ण आयनित हो जाते हैं, उनको कहते हैं प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे, जो जलीय विलयन में कैसे होते हैं, अपूर्ण आयनित, पूरी तरीके से आयनों में विभक्त नहीं होते। एग्जाम्पल, जैसे पूर्ण आयनित है प्रबल अम्ल, तो इसमें जो अकार्बनिक अम्ल हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये प्रबल अम्ल है और ये बार बार काम में भी आएंगे जब हम अभिक्रियाएं लिखेंगे तब। तो जब भी किसी अम्ल की बात आए आप इन तीनों में से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में कौन कौन से आते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, हार्मिक अम्ल, ये आते हैं। कार्बनिक जो अम्ल है, सभी कार्बनिक अम्ल इस श्रेणी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये बात बच्चों ध्यान रखना है आपको। अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, एग्जाम्पल ये तीनों में से कोई भी दिया जा सकता है। दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, यानी कि अपूर्ण आयनित होते हैं। इसमें एसिटिक अम्ल, हार्मिक अम्ल आदि आते हैं, ठीक। इसी प्रकार दुर्बल क्षार और दुर्बल प्रबल क्षार, 2 प्रकार के क्षार होते हैं। क्षार को भी 2 भागों में बांटा गया है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। परिभाषा वही है जो हम लिख रही है। प्रबल क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं, पूर्ण आयनित। यद्यपि अम्ल H+ आयन में डिवाइड होगा और क्षार जो होगा वो OH- आयन में डिवाइड होगा, लेकिन डेफिनेशन में हम वो लिखेंगे कि वे पदार्थ या वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं वो कहलाते हैं प्रबल क्षार। इसमें क्या क्या आता है, जैसे NaOH, कास्टिक सोडा, KOH, कास्टिक पोटास, ये 2 याद रखने हैं आपको एग्जाम। आगे भी बार बार लेंगे हम एग्जाम्पल, तो आप ये दोगे। दुर्बल क्षार क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, अपूर्ण आयनित, यानी कि पूरी तरीके से आयनित नहीं होते। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दुर्बल क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है, ये सब दुर्बल क्षार। तो ये हो गया आपका दुर्बल क्षार। आज हमने क्या क्या अध्ययन किया, अम्ल और क्षार की लुईस संकल्पना, अम्ल और क्षार में अंतर, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, ठीक है। तो आज अपन इतना ही करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज जितना पढ़ाया है इसको ध्यान से पढ़ें और जो आपकी बुक है उसमें देखें ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।